EFI क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले पहले से पता हैं जो हम लोगों ने डेरिवेशन से निकाले थे, है ना? और डेरिवेशन करना यानी बेसिक डीक्यू चार्ज की मदद से सबका हर डीक्यू का कंट्रीब्यूशन करके निकालना एक बड़ा प्रोसेस है ना? तो कुछ परफेक्ट शेप वाले चार्ज सिस्टम, है ना? कुछ परफेक्ट चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग गॉस लॉ से ला सकते हैं, तो वो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने वाला हूँ। तो तुम कहोगे क्यों निकालना है, ये तो हमें वैसे ही पता है। क्या होता है यार पॉइंट चार्ज की वजह से? तो यार के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ के का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सबको पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यार इस एग्जाम्पल के जरिए हम प्रोसेस समझ जाएंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है ना? तो यार एक फैमिलियर एग्जाम्पल से अगर हम प्रोसेस समझ लेंगे तो आगे वो काम आएगा, है ना? सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, और क्योंकि हमें गॉस लॉ लगाना है तो हम एक क्लोज्ड सरफेस कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे, तभी तो गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया जाता है, तो हमें क्लोज सरफेस कंसीडर करना पड़ेगी। और वो क्लोज सरफेस कुछ बातों को ध्यान में रख के अगर कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करना आसान रहेगा। किस बात का ध्यान रख के? कि वो उस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी हो, है ना? एक जैसी हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला आसान वाला लग जाएगा। ई एक जैसा हो, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि ई वेक्टर का एरिया वेक्टर के साथ, जगह जगह एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या हो? 0 डिग्री। थीटा भी ना बदले और मैग्नीट्यूड भी ना बदले, तो सबसे आसान फॉर्मूले से काम चल जाएगा। फ्लक्स के हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। ई ए कॉस थीटा, एक्चुअली मेन फॉर्मूला यही है। अगर ई कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला है, और इसका एक और वर्जन है, जहां भी ए बी कॉस थीटा होता है तो उसको हम ई डॉट ए लिख देते हैं। यार ये मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा हूँ, आई होप कि सबने कभी ना कभी सुना है, और मैंने तो ये सुना है कि ज्यादातर लोग यही टॉपिक दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? कितने लोग यस सर बोले तो मैं समझ जाऊंगा ये लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स चल रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है यार? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यार यही फॉर्मूला है जो लगाना है, और दूसरा केवल देखने के लिए होते हैं। क्या बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का फंक्शन हो जाए तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और दूसरा लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यार ये बताने की जरूरत नहीं कि पूरी फिजिक्स में जहां जहां पूरी फिजिक्स में जहां जहां प्रोडक्ट होता है वहां वहां इंटीग्रेशन भी आ जाता है। कब? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने लगता है, तो उसी प्रोडक्ट को फिर हम किससे लाते हैं? इंटीग्रेशन से। जैसे यार वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा भी होता है। जैसे हम लोग चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम देखते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ आई डी टी भी होता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम देखते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ वी डी टी भी होता है ना? चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन इनटू टाइम होता है, तो इंटीग्रल ऑफ। पूरी फिजिक्स में ये पैटर्न है कि जहां प्रोडक्ट है वहां इंटीग्रेशन है। तो मुझे लगता है यार बड़े पैटर्न तो हमें सबसे पहले आना चाहिए, फिर टॉपिक में जा जाके छोटे छोटे पैटर्न तो बाद में समझते रहेंगे, है ना? जब हमने वर्क डन कभी पढ़ा था तो भी 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहले ये, फिर उसका वेक्टर वर्जन, फिर अगर फोर्स एस के साथ साथ बदलने लगे तो ये, और फिर उसका वेक्टर वर्जन। कब कहां कौन सा लगाना है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बात क्लियर है? तो फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो ई और ए की मदद से इस तरह से डिफाइंड है ना? अब यही फ्लक्स का फॉर्मूला हमें गॉसियन सरफेस के लिए लगाना है, और मैंने कहा गॉसियन सरफेस कुछ बातों को ध्यान में रख के हमें कंसीडर करना है। क्या वो गॉसियन सरफेस क्या ले?
जिससे इस चार्ज की फील्ड का इन्फ्लुएंस बराबर बराबर होगा, हम ये श्योर कर सके। हमें यार हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन इतनी फीलिंग तो सबको होना चाहिए कि बराबर दूरी पे फील्ड का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो बता यार, चार्ज को घेरने के लिए ऐसी सरफेस क्या ले तो ठीक रहेगा? ऑब्वियसली यार, एक स्फीयर जो कि इस चार्ज से बराबर दूरी पे है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बराबर दूरी पे ई बिहेवियर एक जैसा होगा। भले हमें फॉर्मूला नहीं पता है ना, लेकिन हमें इतना तो अंदाजा है कि बराबर दूरी पे ई का असर। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अंदाजा है, और नहीं अंदाजा है तो टेस्ट चार्ज रख रख के हम पता कर सकते हैं कि उस टेस्ट चार्ज को कहाँ भगाया जाता है। सबको पता है अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रख दे तो बाहर की तरफ भगाया जाएगा, यहाँ रख दे तो ऐसे। यानी कुल मिला के हम अगर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस स्फीयर, ये मैंने क्या बनाया है, स्फीयर। ध्यान रखना यार, इसको सर्किल ना सोचना, ये 3D में है। तो क्या इस स्फीयर के हर पॉइंट पे अगर मैं उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, छोटा सा एरिया वेक्टर, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो क्या दोनों के बीच में हर जगह, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, क्या 0 डिग्री का मामला है कि नहीं है? हम दो ही चीजें एश्योर कर रहे थे कि थीटा हर जगह क्या हो, 0 डिग्री, और बराबर दूरी पे ई कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बराबर दूरी सब जगह है तो ई भी एक जैसा है और थीटा भी 0 है ना। तो सबसे आसान फॉर्मूले से काम चल जाएगा, कौन वाला, है ना। अब हम इस गॉसियन सरफेस के लिए, जिसको मैंने स्फीयर बोला है, गॉसियन सरफेस जिसको मैंने स्फीयर बोला है, इसके लिए मैं क्या लगाने वाला हूं, गॉस लॉ। क्या है यार गॉस लॉ? अरे कोई तो बोले, क्या है गॉस लॉ? हाँ, फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यार फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस अक्सर मोस्ट जनरल फॉर्म से दिखा दिया जाता है। मोस्ट जनरल फॉर्म मतलब ये वाला, लेकिन ये लगाने के लिए नहीं है यार, बस ये डराने के लिए है। कई बार तो साइंटिस्ट मतलब अपना फॉर्मूला थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ऐसा दिखाते हैं कि लोगों को लगे कि कोई बड़ी बात बोली है। तो शायद उसी चक्कर में इन्होंने भी ऐसा फॉर्मूला दिया था यार, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या ई डॉट डी ए को हम क्या लिख, अच्छा ये गोला क्यों मारा जाता है पता है ना, क्लोज सरफेस इसलिए गोला। क्या बता रहे, ई डॉट डी ए को हम ओपन करके ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ, ई और एरिया वेक्टर कितने डिग्री पे है? तो अगली लाइन में क्या आएगा यार, ई ए कॉस 0। अभी और आगे बढ़ते हैं, मुझे बता यार, क्या हर पॉइंट पे ई एक जैसा है तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कि नहीं? अंदर क्या बचा, डी ए। अरे cos 0 1 होता है, अंदर क्या बचा, डीए। तो बताओ पूरा डीए अगर क्लोज सरफेस के लिए निकाला जाएगा, पूरा डीए मतलब ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया का सम, तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो सिंपली यार ये ईए नहीं आ गया, तो इतना सब झाम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सीधे लिख सकते थे, जैसे ये लाइन आई थी तो हम सीधे लिख सकते थे ईए cos 0। लेकिन किताब वालों ने भी यही फैशन बनाया है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर लिखेंगे ईए cos 0। अरे तुम समझ गए यार, ये cos 0। ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला काम। राइट साइड क्या है यार, यार इसके अंदर बंद चार्ज कितना है, Q, और एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो जरा, E का आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, ये जो कि हम पहले से जानते थे। लेकिन एक बार हमें स्टेप समझना थे कैसे गॉस लॉ काम करता है, और अब इसमें हम जब खुद से डिराइव करेंगे तो बस लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू Q/एप्सिलॉन, और फ्लक्स कितना E cos 0, और फिर एरिया रख दिया, तो इतना काम करेंगे। क्या स्टेप क्लियर है यार? स्टेप में पहला काम हमने किया है, कंसीडर गॉसियन सरफेस। क्या दिमाग में रख के, such that E is same, पहली बात, such that E is same। दूसरी बात, थीटा क्या है,
0 डिग्री। दूसरा काम हमें क्या करना है, अप्लाई गॉस लॉ। ये दो काम हमें करना है और फिर गॉस लॉ के जो भी स्टेप्स है वो हमें पता है, इतने से हम ई का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है यार? नोट कर ले तो हम अगले शेप पे आगे बढ़े। अंदर चलते तो टीवी में ये चलता और फिर मेरे पेन के कमांड से, आई मीन वो प्रेजेंटर के कमांड से सब कुछ बन के बहुत शानदार कलरफुल आता। ये मैं केवल मार्केटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि जो लोग ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ रहे हैं कल को कलर में भी आए। तो यार हमें पहले गॉसियन सरफेस मानना है और उसके लिए गॉस लॉ लगाना है, बस इतने से स्टेप्स हैं। और ये काम हम अब भविष्य में दोबारा इतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक बार बस परेशान होने के लिए। नोट करना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, नोट क्यों करेंगे, हम तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या क्या चल रहा है, जैसे मान लिया इनका तो गॉस चल रहा है, क्या चल रहा है? गॉस से पीछे हो तो न्यूटन चल रहा है क्या? फ्लक्स वगैरह। हम्म, तो वो मेरे इसमें आगे है एक्चुअली। हम लोग फील्ड एंड फोर्स पढ़ रहे हैं, तो अभी फील्ड की ही सारी बातें करेंगे, देन हम लोग पोटेंशियल जी की बात अगले सेक्शन में करते हैं। ये भी फील्ड ही की बात है ना इस टॉपिक में। ये क्लियर है यार? अभी क्या है, एक फैशन है चार्ज के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाने का, ग्राफ बनाने का। तो हम साथ ही साथ इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें फॉर्मूला देखना होता है, ये रखा है फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूले में इतनी चीज फिक्स है, समथिंग अपॉन आर स्क्वायर है? तो हमें पता है ऐसा कोई भी ग्राफ पूरी फिजिक्स में कहीं आ जाए 1/r², तो आर बढ़ने के साथ साथ ई घटेगा, और आर जब जीरो को टेंड करेगा तो ई इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और आर जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ई, ऐसा हमें ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस लॉ लगा के ई निकालेंगे, फिर उसके साथ साथ उसका ग्राफ बनाएंगे। ये काम हम लोग करने वाले हैं। ग्राफ मैंने पहले भी बता दी है ना, हाँ, तो अब दोबारा जरूरत नहीं है, तो हम केवल उतने पे कॉन्सेंट्रेट करें तब भी चलेगा। अब हमें करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और थोड़ा लंबी हेडिंग है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या खोखला गोला हो, हॉलो स्फीयर हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। अभी हॉलो है तो सरफेस ही है, वहीं चार्ज रह सकता है ना? और अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज अगर हम बीच में छोड़ भी देंगे तो आपस के रिपल्शन की वजह से दूर से दूर रहना चाहेगा, और दूर से दूर रहना चाहेगा मतलब कहाँ रुकेगा, सरफेस पे रुकेगा। यानी मैं यहाँ पे अगर ऐसा बनाता हूँ गोला, तो ध्यान रखना ये गोला है, सर्किल नहीं है। गोला और सर्किल में फर्क होता है ना यार? गोला है और इस गोले के सेंटर से आर दूर बाहर किसी पी पॉइंट पे हम ई लाना चाहते हैं, और अंदर किसी एम पॉइंट पर ई लाना चाहते हैं। दो जगहों पे हम ई की बात करेंगे, क्योंकि दो ही रीजन है जिनमें पैटर्न बदलेगा। अंदर के लिए कुछ अलग पैटर्न होगा, बाहर के लिए, है ना? कहाँ कहाँ? एट पी आउटसाइड, और दूसरा एट एम इनसाइड। दो जगहों के लिए हम लोगों को बात करना है। अगर एट पॉइंट पी आउटसाइड दिखाने का एक और तरीका है, अगर मुझे इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर पता है, तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ऐसी जगह जिसकी दूरी, आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी, ऐसी जगह जिसकी दूरी उसके सरफेस वाली दूरी से ज्यादा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, बाहर के लिए नहीं। या हम कह सकते हैं
कि उस पॉइंट की दूरी जहां हमें बात करना है, जनरल दूरी r, वो कैपिटल R से कम है। नहीं यार, बाहर के लिए मतलब ज्यादा है, अंदर के लिए मतलब, यार ये भी वही लिखने का तरीका है, आउटसाइड इनसाइड। क्लियर है? तो अब हमें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लाना, एक गॉसियन सरफेस सोचना चाहिए। तो क्या लगता है, हमें P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है, और फिर यार अगर P और M पे E लाना है, P और E पर M लाना, E लाना है, तो वहीं से होता हुआ हमें क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। कैसा बनाना चाहेंगे? और फिर से वही बात है यार, एक गोले से बराबर दूरी पे अगर हम कोई सरफेस सोचेंगे तो वो भी एक गोला ही होगा। तो हमने P से होता हुआ एक गोला सोचा है, ठीक है, और दूसरा गोला M से होता हुआ बनाएंगे, और दोनों के लिए हमें क्या लगाना है, गॉस लॉ लगाना है। ठीक है, तो अब मैं बहुत सिंपल लिखूंगा यार, फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और मुझे बताओ इस गोले के लिए, फिर से वही बात है, अगर टेस्ट चार्ज रख रख के देखोगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना है, 0 है, और क्योंकि बराबर दूरी पे है तो ई सब जगह सेम होगा। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला फ्लक्स इनक्लोज, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या, अरे क्या बताओ, ई और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री हर जगह है कि नहीं है। यानी अब हम झाम काम नहीं करेंगे, सीधे काम करेंगे, ई ए कॉस 0, ई हमें लाना है, और एरिया कितना, अरे यार कोई भी स्फीयर है जो जनरल आर दूरी पे है तो एरिया कितना होगा, 4πr², और अंदर चार्ज बंद है क्यू। तो बताए ई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πr। अरे वही आ गया यार, जो वहां आया था, सारे स्टेप तो वही हैं, तो फॉर्मूला क्यों अलग आ जाएगा, तो कहाँ अलग आने वाला है यार। जब हम इस गॉसियन सरफेस 2 के लिए, ये हमारी गॉसियन सरफेस 1 थी, और ये हमारी गॉसियन सरफेस 2 है, इसके लिए जब लगाएंगे तो कुछ अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा यार, फिर से मैं यही करूंगा, फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू लेफ्ट साइड वही क्या, ई इंटू 4πr²। अब तो मैं ये भी नहीं लिखूंगा, बहुत हो गया यार, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कितना है, 0, क्योंकि यार इस शेल के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ई कितना आ गया यार, 0। यानी अंदर के लिए ये फॉर्मूला है, और बाहर के लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर है भाई लोग? तो अब क्या यार, फैशन के हिसाब से हम इसी के नीचे इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि यार सरफेस तक का डिसीजन हम नीचे वाले फॉर्मूले से लेंगे, और सरफेस के बाहर वाले का डिसीजन हम उधर से लेंगे। नहीं तो बताएं, अगर कोई टेस्ट चार्ज मैं यहाँ रखूंगा, अंदर रखूंगा, तो ये क्या दिखाना पड़ेगा, 0, और मैं बाहर आऊंगा तो उधर से डिसीजन लेना पड़ेगा, वो घटता हुआ आएगा। क्लियर है? क्या बताओ, सरफेस के बहुत करीब होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी, क्योंकि इसी से डिसीजन होगा, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाला जाएगा। बात क्लियर है? अगर ये समझ आ गया है तो अगला हम क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो उसके स्टेप्स खुद से करना है। एज ऑलवेज मैं हमेशा आसान चीजें बताता हूँ, और थोड़ा ज्यादा की उम्मीद तुम लोगों से करता हूँ, क्योंकि एग्जाम भी तुमसे यही उम्मीद करता है। अरे कुछ नया करना हमें आना चाहिए ना यार। तो देखे कितने लोग यही डिस्कशन, अरे डिस्कशन तो यही है, अंदर का और बाहर का फील्ड लाना है, ई का फॉर्मूला लाना है ना, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। देखे कितने लोग खुद से कर लेते पूरा काम, ग्राफ भी बनाना है। एक कहावत थी यार, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और अब एक कहावत बदलना पड़ेगी, वो सोच रहा हूँ क्या बनाई जा सकती है।
केमिस्ट्री के मूड में बैठे थे तुम लोग अच्छा खासा, इसमें फिजिक्स की मिलावट कर दी मैंने। कोई बात कोई बात नहीं, वही बोल रहा है जहाँ कोई बात है। तुम लोगों को उस कोचिंग में कसम तो नहीं खिलवाई गई किसी और टीचर से फिजिक्स ना पढ़ना? वरना इस साल हम लोगों ने इसका मतलब फिर गलती कर दी, हमें भी कसम खिलवाना चाहिए थी बाहर कहीं ना पढ़ना। कसम। अच्छा, तुमने उससे पहले एक कसम खाई थी सिलेक्शन लेने की। ठीक है, उसी कसम पे टिके रहो, दिल पे मत लो यार। यार ये यूनिफॉर्मली चार्ट, ये वर्ड मुझे हर जगह लिखना पड़ रहा है, ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना? मतलब ये बात कोई कई बार भूल जाता है, इतनी बड़ी हेडिंग हो जाती है कि कोई लिखता ही नहीं है, लेकिन ये माना जाता है हम जितने भी फॉर्मूले ला रहे हैं वो सब किसके लिए ला रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, देखो मैं भी भूल गया, ठीक है? अरे भूलना ही था यार, कहाँ तक लिखेंगे, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड पेयर। यार जब मैं नॉन कंडक्टिंग कहता हूं तो इसका मतलब कि चार्ज जहां छोड़ोगे वहीं रहेगा। तो हम लोग पूरे गोले में तरबूज के बीज की तरह जगह जगह चार्ज रखेंगे। जब मैं तरबूज के बीज की तरह कहता हूं तो तुम्हें वो तरबूज याद नहीं आना चाहिए जहां सारे बीज एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। पता नहीं वो हाइब्रिड प्रजातियां आजकल मार्केट में आ रही हैं। खरबूजा तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि उसका सारा चार्ज बीच ही में होता है, वो तो अलग ही केस हो गया यार। गुड यार, नया आइडिया दे दिया तुमने। तो एक केस ऐसा जिसमें सारा चार्ज इधर और बाहर कुछ नहीं है, तो फिर यार बाहर का डिस्कशन वैसे ही हो जाएगा। तो यार इसमें पूरे तरबूज के बीज की तरह जगह जगह चार्ज हमने छोड़ा है और अब ये कहीं भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो भागेगा नहीं। और हमें कहाँ कहाँ फील्ड के बारे में बात करना है। अच्छा, जिसको समझ आ रहा है कि हम कर सकते हैं वो मेरी बात को इतना प्रवचन के तौर पे ना सुने, अपना अपना करो यार। यहाँ पर ना अलर्ट होके बैठने से फायदा है, सुनने से ज्यादा फायदा नहीं। खुद से अगर कर सकते हो तो किसी को नहीं सुनना चाहिए यार। सबसे बढ़िया स्टडी दुनिया की पता है क्या है? सेल्फ स्टडी। लेकिन समस्या क्या है सेल्फ स्टडी में, कि हमें पता नहीं होता है कि किस चीज को कितना वेटेज देना है। हम लोग 10 मिनट पर पेज के हिसाब से जब पढ़ाई करने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि किसी पेज को 1 घंटा देना होता है और किसी पेज को 2 मिनट देना होता है। और हम लोगों ने नियम क्या बना दिया, 10 मिनट पर पेज के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वहीं गड़बड़ हो जाता है ना? सेल्फ स्टडी करने के लिए अगर टाइम ठीक ठाक हो, मतलब 2-3 साल का टाइम हो, तो सेल्फ स्टडी बढ़िया है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कॉम्बिनेशन कर देता हूँ। क्लास भी चल रही है और साथ में, है ना, ताकि तुम्हें वेटेज भी ना बिगड़े और तुम जुटे भी रहो। जुटो। कितने लोग का हो गया यार? बल्कि हो ही जाना चाहिए यार। हमें दो जगहों पे बात करना है। एक बाहर के पॉइंट पे, आउटसाइड, एट पी आउटसाइड आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और एट एम इनसाइड आर लेस देन आर। यार एम अंदर का कोई पॉइंट है, पी बाहर का कोई पॉइंट है, इन दोनों ही जगहों पे हमें फील्ड लाना है। तो दोनों ही जगहों पे हमें क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस, और उसके लिए क्या लगाना होगा, गॉस लॉ। और उसके बाद ई के फॉर्मूले आने के बाद क्या बनाना होगा, ग्राफ। जिसका हो गया है जल्दी से दिखाए। इनसाइड वाला क्या है, सेम ही है। तो वो लाओ ना यार, वो कैपिटल क्यू के टर्म में सारी बात करना है यार। इस सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज
सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज q है, रेडियस r है और रो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीन सिंबल में आंसर लाना है। कोई नया सिंबल अपने मन से ना यूज करें, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, रो या स्मॉल आर, बस यही सिंबल यूज करना है। इनसाइड वाला कहाँ है? अच्छा ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो यार सरफेस है, आउटसाइड कहाँ है? आउटसाइड लिखो, सरफेस तो अंडरस्टूड है यार, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना। ठीक ठीक। ये इसका रो के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला लिखो, वो भी फैशन में चल रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ देखना है भाई? ठीक। एट पी आउटसाइड। तो यार आउटसाइड का डिस्कशन अब कुछ नया है नहीं है, बल्कि मैं सीधे लिखता हूँ यार, फ्लक्स कैलकुलेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन हर बार की तरह क्यू ही है, तो ई का आंसर हर बार की तरह वही आएगा। ऐसा जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे रखा हो, हर बार यही आता है। तो डिस्कशन कहाँ का नया है? ये एम पे फील्ड जब निकालेंगे, अगर एम पे फील्ड निकालेंगे तो लेफ्ट साइड का डिस्कशन फिर से क्या इस गॉसियन सरफेस के लिए ई इंटू 4 पाई r² cos 0 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। लेकिन क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद चार्ज वो गिवन नहीं है, गिवन तो पूरा चार्ज है। तो यार कैपिटल क्यू पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ चार्ज, और हमें जो चार्ज चाहिए वो क्यू इन चाहिए, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर का चार्ज चाहिए। तो यार इतने वॉल्यूम के अंदर का चार्ज, उसको मैं स्मॉल क्यू लिख दूं, इतने के अंदर चार्ज, ये क्या है? इनसाइड, इनसाइड आर लेस देन इक्वल टू आर, है ना यार? तो ये लाने के लिए, क्योंकि यार ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सहारा लेंगे। अगर मुझे इसके पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो पता है, तो अंदर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3। एरिया नहीं यार, वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम। भाई ये वॉल्यूम चार्ज ऑब्जेक्ट है ना यार, 3D ऑब्जेक्ट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज अगर रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? अच्छा, अब क्योंकि रो जनरली मेंशन नहीं होता है, मेंशन है तो रो के टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्या बताओ, रो लाने के लिए हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम। क्या टोटल क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में है कि नहीं है? और पूरा वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यानी वो आया है बाद में गिवन डेटा में कैपिटल क्यू और आर में लिख देंगे, अभी रो के टर्म में देख लेते हैं क्या आएगा। देखो जरा यार, क्यू इन की जगह मैंने लिख दिया रो 4/3 पाई r क्यू। तो देखो 4 पाई r², 4 पाई r³ में से एक आर कट जाएगा, ई का आंसर आएगा रो r बाई। यार ये भी लुक फैशन में चल रहा है, इस लुक में भी हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और अब क्या बताओ, रो की जगह ये पुट कर दें, तो ये नया फॉर्मेट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइड बाई r³। खैर इस फॉर्मेट में भी इतनी चीज फिक्स है, तो तुम कह सकते हो यार ई, चाहे इससे देखो चाहे उससे देखो, ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर के लिए, और बाहर के लिए, बाहर के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो क्या अब हम इसके नीचे ग्राफ बना लें? यार जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते कैपिटल आर तक, तब तक y वाला रिलेशन है, y इक्वल टू समथिंग x, कैसे ड्रॉ होता है? ऐसा। और जैसे ही बाहर जाएंगे तो वो घटने वाला रिलेशन होगा। बात क्लियर है? कितने लोगों ने सही सही मुझसे पहले कर लिया था, क्योंकि मैं क्लास में सबसे स्लोएस्ट बना रहना चाहता हूँ। मुझसे स्लो हो जाओगे तो फिर नीट हाथ से निकल जाएगा। भाई क्लास में तो सबको बताना होता है, इसलिए स्लो रहना पड़ता है, मजबूरी है।
वरना फास्ट ये मेरा इतिहास रहा है, मैं बहुत फास्ट, मतलब कि समझ समझ किसी को ना आए इतना फास्ट में चला जाता था। फिर मुझे रोका गया कि नहीं, आराम से। ठीक है यार, तो अभी आराम से चल रहा है ना, मतलब बाहर वालों को भी समझ आ रहा है, जो लोग आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक, हटा दे भाई। अब बाहर वाले तो हो ही गए तुम लोग, अब यहाँ के थोड़ी रहे यार, बाहर की मिलावट हो गई, थोड़ा सा यहाँ के थोड़ा सा बाहर के। मेरे लिए तो पूरी तरह से बाहर के हो गए ना, मैं फिजिक्स का हूँ। तो सभी लोग सुने यार, बाहर वाले अंदर वाले, ये समझ आ गया यार, कोई दिक्कत है? कुछ बढ़िया मारा हो तो मुझे भी सुनाओ, बढ़िया पंच मारा हो तो। नहीं, तो अगला मैं एग्जाम्पल किस शेप का बताने वाला हूँ? हाँ, चलो यार, अगला मैं थोड़ा नया बनाता हूँ, नया। देखो जरा, एक पॉजिटिव है, इसमें क्या है, क्यू है, और इसको मैंने एक शेल से घेरा है जिसमें क्या है, निगेटिव है, और इसमें पूरे में मिला के क्या है, माइनस क्यू। अब कितने रीजन हो गए कंसर्न के, कितने रीजन पे हम ई की बात कर सकते हैं यार? एक सबसे बाहर, एक मिडिल, और एक, तो मैं उन तीनों पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूं। एक पी, बल्कि इसका नाम मैं एन कह देता हूं, इसका मैं पी कह देता हूं, इसका मैं एम कह देता हूं, एन पी एम। तीन रीजन पे अब हमें ई की बात करना चाहिए, तो तीन बार गॉस लॉ लगाना चाहिए, तो तीन फॉर्मूले आना चाहिए, तो ग्राफ के भी तीन सेक्शन होंगे। देखिए कितने लोग कर पाते हैं। एज ऑलवेज मैं हमेशा ज्यादा की उम्मीद अपने स्टूडेंट से करता हूँ और कम बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम भी तुमसे यही उम्मीद करता है। हाँ, पूरी बात ही बताना पड़ेगी, ये इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि एग्जाम में नई लैंग्वेज के साथ कुछ नया आएगा, उसको हैंडल करना अगर हम जानते हैं तभी तो फायदा है यार। डॉक्टर अगर बनने जा रहे हो और बहुत रूटीन काम आता है, कुछ नई सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते तो दिक्कत है यार, है ना? तीन जगह हैं जिनके लिए हमें बात करना है, एट एन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दो रेडियस मेंशन कर देता हूँ, एक रेडियस कैपिटल आर और दूसरी 2r। ठीक है, तो अब कितने रीजन बन गए? तीन रीजन। एट एन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट यानी r ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। दूसरा रीजन कौन सा होगा? एट p, एट p बिटवीन, या बिटवीन टू टू, बिटवीन टू स्फेयर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2r से कम और r से ज्यादा। यार ऐसे लिखने का मतलब है कि 2r से कम वाला रीजन और r से ज्यादा वाला रीजन, यहां बात करना है। और कहां बात करना है? एट m इनसाइड। यार इधर देखने की जरूरत उन्हीं को है जिनको कोई दिक्कत है, वरना अपना अपना शुरू हो जाए और मुझे सीधे ग्राफ बना के और फॉर्मूला ला के दिखाएं। कितने लोगों का हो गया यार? अगर ये कर लिया है तो मैं उसकी उम्मीद कर सकता हूं। यहाँ प्लस क्यू है, वहां माइनस क्यू है, यहाँ आर रेडियस, यहाँ 2r रेडियस है। तीन रीजन में हमें गॉस लॉ लगाना है और तीन रीजन में ऑब्वियसली ग्राफ बनाना होगा। तो मैं इसी के नीचे फैशन के हिसाब से ई वर्सेस आर ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन? एक कैपिटल आर तक का, दूसरा कैपिटल आर से 2r तक का। यहाँ अलग ग्राफ होगा, यहाँ अलग, तीन नेचर ग्राफ के बनने वाले हैं। हो गया? हाँ, ऐसे हवा में बताओगे क्या है? कॉपी बना दो यार, अपनी भावनाओं को कॉपी में दिखाओ यार। गुड, सही है।
ये 0 को अप्रोच करेगा कि नहीं? तब ठीक है। इन मिडिल, ये मिडिल का है ना? ठीक है, ग्राफ बना लो, सही है, इसी का ग्राफ बनाना है। एन पे, ई पे, बिल्कुल बिल्कुल, वही डिसीजन है, घिसे पिटे वही काम करना है बार बार। मैं आर पार नहीं देख पाता, ठीक है, उसके सबसे बाहर क्या है? फिर बढ़ता जाएगा, हाँ बस यही गलत है, बाकी दोनों सही है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ, सही बता रहे हो, ठीक है, सही है। कर लिया बेटा, दिखाई दे रहा? हाँ, ये आखिरी में ग्राफ टच किया है, 0 पे टच किया है तो गलत है, टच नहीं करना था। हो गया बेटा, दिखाएं? तुमने भी टच करा दिया, बड़े टची आदमी यार। तो यार सबसे पहले मैं एन से होती हुई गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, लेफ्ट साइड ई इंटू 4 पाई r² एज ऑलवेज लिख दूंगा, है ना? और क्यू इन इसके अंदर कितना है? यार इसके अंदर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो यार प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या हो गया? 0। तो ई इंटू 4 पाई r² आ गया 0, तो ई आ गया। यार सबसे आसान तो यही है, बाहर वाला 0 होगा। अब तुम कहोगे यार पी से, तो यार ये डिस्कशन तो वहां हो चुका है भाई, इसके अंदर ही देखना होता है, बाहर देखना ही नहीं है। जब इसके अंदर देखना है तो देखो जरा, वो पी का सीन और ये पी के सीन में कोई अंतर है क्या? तो पी का डिस्कशन वही होने वाला है, ई का आंसर आएगा 1/4 पाई क्यू बाई, बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। और एम का सीन अगेन वही होने वाला है, ई का आंसर कुछ समथिंग इंटू आर आया था, वही फिर से आएगा। कितने लोगों ने यही किया है, सही सही बताएं? क्या ये मुझे उम्मीद नहीं करना चाहिए थी? मेरा ये क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि करने के बाद समझ आता है कि हम इतना सोच सकते थे, या तो हमारा आलस या फिर हमारी इनएक्यूरेसी हमें सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन बार बार इसी प्रोसेस से अगर तुम गुजरोगे ना, तो तुम अपडेट हो जाओगे। तो हर बार जब मैं कुछ सिखाता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं एक स्टेप आगे की, और यही उम्मीद तुम्हें लगातार एक लेवल ऊपर बढ़ाने में मदद करती है। बस मेरा केवल पढ़ना फिजिक्स नहीं है, पढ़ने के बाद हम रिएक्ट क्या करते हैं, ये फिजिक्स है यार। क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ के रिएक्ट करना नहीं सीख पाए, तो यार कोई नई सिचुएशन आएगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे? और अब तो वो 15 क्वेश्चन एकदम नई सिचुएशन वाले आने वाले हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि रेगुलर पढ़ाई के बाद हम कुछ इनोवेटिव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और वो यही क्लास में ही सीखना पड़ेगा। क्यों? घर जाने के बाद हमें कितने सारे फालतू काम करना होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? वो कब करोगे यार? तो क्लास में जितना ज्यादा ये सिचुएशंस मिलती हैं, उतना तुम ज्यादा आगे बढ़ते हो, है ना? और जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो सिचुएशंस हर बार हर दिन मिलती हैं। Am I right? बात समझ रहा है? तो हो सकता है तुमने समोसा खरीद लिया हो, उसके पैसे दे दिए हो, लेकिन अगर समोसा कहीं फ्री में अच्छा मिल रहा है तो खाना चाहिए तुम्हें। खैर, कैसे मान लें आज का समोसा अच्छा है शायद। ठीक है, तो यकीन मानो यार, मैं 15 साल से अच्छे समोसे खिला रहा हूँ बच्चों को, है ना? शहर की टॉप आईआईटी रैंक मेरे बैच से आ चुकी है, तो तुम्हें समोसा खराब नहीं मिलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि नीट का बैच है, तो नीट के लिए फिल्टर्ड कंटेंट कहाँ से फिल्टर करना है उतना ही दिया जा रहा है।
फालतू का नक्शेबाजी नहीं दिखाई जा रही कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है ना। हाँ, कोई पूछने आएगा तो वो सब बताया जाएगा जो तुम पूछना चाहते हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे बियॉन्ड हो। मैं कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मदद करी जाएगी। फिर मैं आखिरी में तुम्हें बताऊंगा बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं था। ठीक है, ये समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं, हटा दें। अच्छा हाँ, ये तो ग्राफ तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो यार सबसे अंदर, सबसे बाहर से चलते हैं। सबसे बाहर के लिए डिसीजन यहां से लेना है, तो बाहर का 0 होगा। ठीक है, सबसे अंदर का डिसीजन यहां से लेना है ना। ये था 1/4 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, यही तो था फॉर्मूला। बात क्लियर है? तो अंदर क्या ये y इक्वल टू एम एक्स वाला है, तो लाइन ग्राफ बनेगा। बात क्लियर है? और उसके बाद बीच वाले में घटता हुआ होगा। तो अब यार ये तो हमें वैल्यू पुट करके देखना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं कैपिटल आर वैल्यू पुट करना चाहूं तो किस में करूंगा? कैपिटल आर यहां कर सकता हूं, यहां और यहां, दो जगहों पे। तो यही तो ज्वाइंट वाला जगह है यार। अगर मैं यहाँ कैपिटल आर डालूंगा तो ई का आंसर आएगा समथिंग क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल आर डालूंगा तो ई का आंसर सेम कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। मतलब इस आर के जस्ट अंदर जो हाइट है, इस आर के जस्ट बाहर वही हाइट है। एक तो ये समझ आ गया कि ये दोनों जुड़े हुए ग्राफ होंगे। अब अगली बात, अगर मैं 2r कहीं डालना चाहता हूं, 2r यानी मैं इधर पर जस्ट अंदर 2r, जस्ट बाहर तो 0 है, जस्ट अंदर 2r पे मैं फील्ड लाना चाहता हूं, तो किस फॉर्मूले से उसकी हाइट आएगी? ये जस्ट अंदर। तो बताओ, अगर मैं यहाँ r की जगह 2r डालूंगा तो ई का आंसर आएगा समथिंग q अपॉन 2r का होल स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। तो क्या वो 0 हो गया है? इसका मतलब ये जो हाइट आएगी ये है के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, और ये जो हाइट है ये क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसलिए वो 0 नहीं होगा। बात क्लियर है भाई? हमें ये समझना है कहां से, किस फॉर्मूले पे वैल्यू डालने से वहां की हाइट मिलेगी। क्या समझ में आ गई बात? ये करने में यार कोई 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। बताया है तो टाइम लगा है, वरना 1.5-2 मिनट का है बिल्कुल। कम से कम 35 वाले सेक्शन पे तो क्वेश्चन ऐसा बनाया ही जा सकता है, 35 से 50 वाले में। तो यार ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यहाँ ये पाताल लोक तक गया है, और यहाँ ये स्वर्ग लोक तक गया है। ऊपर से नीचे तक ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट है बेसिकली, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और डिस्कशन का मुद्दा एज ऑलवेज, यहाँ से कुछ आर दूरी पे किसी पी पॉइंट पे हमें क्या लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग गॉसियन सरफेस चुनेंगे, तभी गॉस लॉ लगा पाएंगे, है ना। अब यार लाइन चार्ज है तो इसके चार्ज देने का जनरली तरीका लेमडा दिया जाता है, और कितनी दूरी पे हमें लाना है वो तो हमने मान ही लिया है। या क्यू दिया जा सकता है क्या? यार इनफाइनाइट है तो क्यू भी कितना होगा? यार क्यू नहीं इसलिए दिया जाएगा, क्यू इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है तो चार्ज भी कितना होगा? इनफाइनाइट, तो क्यू देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लेमडा के टर्म में ही डेटा दिया जाएगा, यानी पर यूनिट लेंथ चार्ज। लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम पर मीटर पे चार्ज कितना है? लेमडा, ये दे रखा है। अब यार फिर से हमारे दिमाग में वो 2 पॉइंट्स होना चाहिए। हमें एक गॉसियन सरफेस चुनना है ऐसी कि जो हर जगह पे एक जैसा ई रखे, हर जगह पे एक जैसा ई रखे, और उसका एरिया वेक्टर जगह जगह पे
फील्ड के साथ कैसा हो, 0 डिग्री पे। तो तुम्हें पता होना चाहिए लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। क्या ये बात सबको पता है कि ये अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा किसी टेस्ट चार्ज को, यानी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो बताओ यार कैसी सरफेस चुनना चाहिए, कैसी सरफेस चुनना चाहिए, सिलेंड्रिकल सरफेस चुनना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा सिलेंडर चुने, हाँ कितना बड़ा सिलेंडर चुने यार, इतना बड़ा सिलेंडर तो हमारे घर में भी नहीं, क्या चुने। फिर ऐसा है कि हम पूरा सिलेंडर पूरा नहीं बंद करेंगे, हम एल लेंथ इसके अंदर बंद करेंगे और सिलेंडर भी एल लेंथ का ले लेते हैं। हम जरूरी पूरे उसको बंद करें। अब मुझे बताओ ये सिलेंडर एक क्लोज्ड सरफेस है या खुली सरफेस है? अरे तो खुली है तो उसका ढक्कन बंद कर दो, क्लोज हो जाएगी। भाई ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी बंद कर दो। तो अब खुली हुई कि बंद है? बंद है, चारों तरफ से बंद हो गई यार। तो हमें एक्चुअली पूरे पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स सोचना है। तो देखा जाए तो हमें 3 बार सोचना पड़ेगा, ऊपर वाले ढक्कन के लिए, नीचे वाले ढक्कन के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे नीचे ढक्कन कहाँ होता है, वो तो बंद होता है। तो जो कुछ कहना हो, ऊपर वाले ढक्कन के लिए, नीचे वाले के लिए और साइड में जो कर्ड सरफेस है 3 के लिए। तो 2 के लिए तो मैं श्योर हूं। क्या बता, ये अगर रेडियली आउटवर्ड है यानी किसी लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर लाइन निकलती हैं, तो क्या इसको टकराएंगी? ना ऊपर वाले को टकराएंगी ना नीचे वाले को टकराएंगी, केवल कर्ड सरफेस पे टकराएंगी। तो जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो हमें केवल सोचना किसके बारे में है, कर्ड के बारे में। 2 से छुटकारा इसलिए मिल गया क्योंकि वो उसको टच करती हुई जा रही थी, उसको पार नहीं कर रही थी। सोचना तो पूरा चाहिए कायदे से, तभी तो ये क्लोज सरफेस है। तो हम इसके लिए क्या लगाने वाले हैं, हाँ अरे यार इस गॉसियन, इसी को तो गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं ना यार। ये हमारी गॉसियन सरफेस है और इसके लिए हम क्या लगाने वाले हैं, गॉस ये गॉस लॉ। अभी यार हम लोगों के साथ एक सर एसोसिएट हुए हैं, उनका नाम गॉस, पूछूंगा उनसे कि उन्हीं ने तो लॉ नहीं डिस्कवर किया। तो इस डब्बे के लिए गॉस लॉ लगाना है, तो क्या मैं मोस्ट जनरल फॉर्म लिखूं? नहीं लिखेंगे यार, बहुत हो गया यार। क्या लिखना है यहाँ पे, फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, ऐसे लिख दें चलेगा। अब ये फ्लक्स इनक्लोज्ड हम 3 सेक्शन के लिए अलग अलग सोच रहे हैं, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। नहीं यार, फाई 1 इससे टकराने वाला, फाई 3 इससे टकराने वाला और फाई 2 कॉर्ड से टकराने वाला। और 2 को हमने क्या बोल दिया है यार, फाई 1 0 है, फाई 3 0 है, और कर्ड सरफेस से टकराने वाला वो हमें सोचना है ना। क्या, अरे आसान वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ई ए कॉस 0। जरा जस्टिफाई कर लेते हैं। क्या सरफेस का कोई भी छोटा सा एरिया लोगे तो उसका एरिया वेक्टर और वहां से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे होगी कि नहीं? ये बात सब जगह के लिए वैलिड है, बाहर भी लोगे तो सब जगह 0 है। दूसरी बात, क्योंकि इस लाइन चार्ज से सारे पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे हैं, तो ई हम अलग अलग नहीं उम्मीद करते हैं, ई सब जगह एक जैसा होगा। उसी ई का हमें फॉर्मूला लाना है, यही मकसद है, ई ही हम लाना चाहते हैं। अलग अलग होता तो हम ई कभी ला ही नहीं सकते थे। हर जगह वही हम ई ला रहे हैं जहां पे ई एक, जिस जगह पे हम गॉसियन सरफेस मान रहे हैं वहां तो कम से कम ई सेम होना चाहिए। क्या लेफ्ट साइड वाला इतना काम समझ में आ गया है? राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में बस हम लिखते हैं कि कितना इस डब्बे के अंदर चार्ज बंद है। तो यार चार्ज को दिया था लेमडा में, लेमडा कूलाम पर मीटर, और डब्बा हमारा कितनी लंबाई का था, एल लेंथ का। तो यार अगर लेमडा कूलाम पर मीटर है तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लेमडा एल, नहीं यहाँ आ गया लेमडा एल और यहाँ ई इंटू एरिया। कोई मुझे बताए सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? कर्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल,
मुझे लगता है ये इस पे किसी को कोई विवाद नहीं। तो ई का आंसर आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। ये बहुत फेमस रिजल्ट है जो हम लोगों ने पहले दूसरे मेथड से निकाला था, वो अल्फा बीटा 90 डिग्री रख के, याद है ना? अल्फा बीटा 90 डिग्री के लिए भी यही आया था, और अभी हम लोगों ने ज्यादा आसान तरीके से ला दिया है। पहले वाला तरीके से ये आसान है, बस इतनी एक लाइन अगर किसी को याद आती है तो भूल भी जाओगे तो बड़े आराम से रिकवर हो जाएगा। यार ये डेरिवेशन बेसिकली वो रिकवरी प्लान बनाए जा रहे हैं कि अगर हम भूल जाएं तो ऐसे रिकवर कर लें, और हो सकता है कि इन बिटवीन किसी स्टेप से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कल को तुम्हें एक डायग्राम बना दे और ये पूछ ले ऊपर वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स टकरा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसलिए पूरी बातें करना हेल्पफुल होता है कि पता नहीं बीच में से क्या पूछ ले। कोई पूछ दे ऊपर वाले ढक्कन से, नीचे वाले ढक्कन से, केवल कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स टकरा रहा है ना? फ्लक्स बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है? तो अगर हमने इतनी बातें करी होती तो हम हर तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? नोट कर ले तो अगला सेक्शन हम लोग करें। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स भी नहीं पढ़ा अब तक? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स भी नहीं पढ़ा इस साल? मतलब सबने पढ़ा है? मतलब नहीं पढ़ा है? तो ये समझ आ रहा है? तब ठीक है। नहीं पढ़ा तब भी समझ आ रहा है तो मतलब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यार इसका बड़ा भाई, जैसे हमने पॉइंट चार्ज से शुरू किया था फिर स्फीयर में गए थे, अब हमने लाइन चार्ज से शुरू किया है और अब कहाँ आ गए? ट्यूब पे आ गए। ट्यूब मतलब पाइप जैसी कोई चीज, उस पे अगर हम चार्ज देंगे तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा? सरफेस पे आएगा। ट्यूब मतलब सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है। तो क्या अगर हम ट्यूब की जगह सॉलिड ले लें तो सॉलिड कंडक्टिंग है तो फिर से चार्ज दूर से दूर रहना चाहेगा तो कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में चार्ज कहाँ आने वाला है? तो दोनों ही सिचुएशन का डिस्कशन हम एक साथ कर लेते हैं। यार ऐसा कोई ट्यूब है और अगेन इस ट्यूब में सारा चार्ज हमेशा सरफेस पर ही है, यानी ट्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और होगा भी तो आखिरकार कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। सारा चार्ज सरफेस पे है, और ये ट्यूब पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक जाती है। शायद कुछ ले जाती होगी, पता नहीं क्या ले जाती है भाई। पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक कुछ जाता होगा। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यही क्रिएटिविटी की तलाश है। एग्जाम में यही हम उम्मीद करते हैं कि जो बोला है उससे थोड़ा आगे जाके हमें सोचना है। यही तो इसी की मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो यार इस ट्यूब के बाहर के किसी पॉइंट पे, ये ट्यूब ऑब्वियसली यार किसी कैपिटल आर रेडियस की है, तो हम बाहर के किसी पॉइंट पी पर और अंदर के किसी पॉइंट एम पर, दो जगहों पे फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो करो।
यार जहां जहां बात करना है वहां वहां गॉसियन सरफेस बनाना है। हम 2 रीजन बना लेते हैं, सबको करना है यार खुद से। ये तो मैं बस स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता हूँ ताकि जो लोग मदद के लिए इधर उधर देख रहे हैं वो यही देखें सीधे। एट पी आउटसाइड आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये हो गया बाहर का। और फिर यार ये एम जब मैं बोल रहा हूं अंदर, तो वो पाइप के अंदर है। एट एम इनसाइड आर लेस देन आर, 2 जगहों पे हमें ई के बारे में बात करना है। तो 2 जगहों से हमें गॉसियन सरफेस बनाना है। और अब तुम्हें बस बड़ा जाना पहचाना सा पैटर्न नजर आएगा, कुछ पहचाना पहचाना सा लगेगा। और फिर फैशन के हिसाब से हम लोग उसी के नीचे ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसी के नीचे सरफेस तक का बिहेवियर अलग, सरफेस के बाहर तक का अलग। कितने लोगों ने कर लिया? अच्छा, एक चीज और है कि ये एक लाइन ऑब्जेक्ट भी है और ये एक सरफेस ऑब्जेक्ट भी है। इसका चार्ज 2 तरीके से दिया जा सकता है। लेमडा कूलम पर मीटर, भाई इसमें लेंथ की बात चल सकती है तो इसका चार्ज लेमडा कूलम पर मीटर ऐसे दिया जा सकता है। और क्योंकि इसमें सरफेस है तो इसमें एरिया है, तो इसमें चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी दिया जा सकता है। तो हमें क्या है, जनरली हमने एक ही लुक देखा होता है, लेकिन यकीन मानो ये भी नीट का ट्रेंड बनता जा रहा है कि दूसरे लुक में आंसर लाना, एक लुक से दूसरे लुक में आंसर लाना। तो जब तुम एक लुक में ला दोगे तो दूसरे लुक में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैं लेमडा और सिग्मा का पहले रिलेशन बता देता हूं, बाकी तो तुम कर ही रहे हो। तो अगर लेमडा कूलम पर मीटर यानी लेंथ वाइज चीजों को समझना, हम क्या करते हैं कि एक लेंथ एल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। और इस एल लेंथ के लिए चार्ज 2 तरीकों से लिखने वाले हैं, है ना। यार इस चार्ज को मैं 2 तरीकों से लिखने वाला हूं, एक बार क्यू को लेमडा के टर्म में और एक बार क्यू को सिग्मा के टर्म में। तो रिलेशन आ जाएगा। मुझे बताएं, अगर मैंने ये एल लेंथ कंसीडर किया है तो उसमें कितना चार्ज होगा लेमडा के टर्म में? लेमडा एल नहीं, क्या बताओ इसी एल लेंथ में कितना एरिया है? कितना एरिया है? 2 पाई कैपिटल आर एल। तो क्या हम सिग्मा इंटू एरिया भी तो लिख सकते हैं यार। अगर लेमडा पर यूनिट लेंथ का चार्ज था तो लेमडा एल, सिग्मा पर यूनिट एरिया का चार्ज है तो सिग्मा इंटू एरिया, दैट एरिया विल बी 2 पाई कैपिटल आर एल। तो क्या एल से एल कट जाएगा, जहां लेमडा है वहां हम जब चाहें तो सिग्मा भी अपियर करा सकते हैं। तो एक नया लुक आएगा जो शायद फैशन में ना चल रहा हो, है ना। फैशन एग्जाम से ही क्रिएट होता है, हम लोग वही फॉर्मूले ज्यादातर देखते हैं जो पहले आ चुके हैं। तो शायद कभी कुछ नया हो जाए तो फैशन बदलना हमें आना चाहिए। ठीक है यार, तो अभी तुम लेमडा के टर्म में बता दो, फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे। हो गया यार? ठीक। अंदर तो ग्राफ देखो जरा, तो डॉट करके दिखाओ यार, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। ठीक, दोनों लुक में फॉर्मूला लिख लें। बेटा ये आर स्क्वायर कैसे आ गया? अंदर वाला, हाँ, अंदर ई 0 है और ये दूसरा लुक है ई का।
सिग्मा, यार सिक्स जैसा सिग्मा लग रहा है तुम्हारा। सिग्मा में वो गोला बड़ा होता है और घुंडी एकदम छोटी होती है, वो एकदम चोटी की तरह। अरे तुम फिर से चोटी लंबी कर दी यार। दोनों लुक में आ गया। सिग्मा बाई ये आ रहा है, स्मॉल आर कहाँ है? नहीं, कट कैसे सकता है भाई, प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी बदल जाएगी। तो यार बाहर के लिए जब हम निकालेंगे तो यार एक पी से होती हुई गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जब एम के लिए निकालेंगे तो एम से होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और वो गॉसियन सरफेस हम एल लंबाई की बना लेते हैं। तो मुझे बता यार, पी पॉइंट के लिए जब हमें ई लाना है तो अगेन 3 बार फ्लक्स सोचना पड़ेगा, 3 बार। एक बार ढक्कन के लिए 0, दूसरी बार नीचे वाले ढक्कन के लिए 0, और इससे टकराने वाला क्या, ई ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना बंद है वो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लेमडा पर यूनिट लेंथ का है तो लेमडा इंटू एल पूरा हो जाएगा, है ना। एरिया कितना, यार पी पॉइंट तक हमने जनरल रेडियस आर मानी है फ्रॉम द सेंटर। यार ये सेंटर से जनरल रेडियस आर मानी है तो ये होगा ई इंटू 2 पाई आर एल, सिलेंडर का एरिया इज इक्वल टू, यार ये सारे स्टेप वही हैं जो पीछे थे, तो ई का फॉर्मूला भी वही आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बात क्लियर है? लुक बदलना है तो बताओ मैं लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर, 2 पाई तो एक नया लुक आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसमें इतनी चीज फिक्स है, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इतनी चीज फिक्स है। यार कितने लोगों ने ये फॉर्मेट भी ला दिया है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर है? यार ये दोनों ही लुक में आर इनवर्स में है तो इनवर्स में आएगा। आर कैसे गायब हो सकता है, वो रिलेशन, वो फॉर्मेट थोड़ी बदल सकता है, आर के साथ रिलेशन नहीं बदल सकता। और एम के लिए यार लेफ्ट साइड वही, है ना। और क्योंकि क्यू इन पाइप के अंदर है ही नहीं तो ई कितना हो जाएगा। यार ये शेल की याद दिलाता है हम लोगों को, क्योंकि शेल में बिल्कुल ऐसा ही डिस्कशन हुआ था। तो ग्राफ कैसा बनेगा यार, अंदर सरफेस के अंदर तक का ऐसा, और बाहर के लिए ऐसा, और यहां सबसे ज्यादा। पता है, कोई दिक्कत है यार? तो अब तुम समझ गए होगे कि अगला एग्जाम्पल क्या आने वाला है। अब मैं बोलूं भी क्यों, तुम अपनी समझ और डेवलप करो, कि तुम अब इशारा समझ लो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, कि अगर ये बता दिया है। हाँ, बिल्कुल करेगा भाई। आर कितना भी हो सकता है बाहर, बाहर आर कितना भी हो सकता है, और आर जब इनफाइनाइट को जाएगा तो ई 0 को टेंड करेगा। ये ग्राफ ऑब्वियसली आगे जाके 0 को टेंड करेगा। टच करेगा मतलब छू, छूने के हालात बनेंगे, 0 कभी कराया थोड़ी जाता है। या फिर इनफाइनाइट तक लाइन खींच के बताओ रजिस्टर के बाहर, तो अब टच करा दो। टच कैसे, मतलब टच का मतलब अप्रोच ही होता है, टच का मतलब छुला नहीं सकते हम, ये भी समझ लो यार। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले बगल वाली कॉपी में, फिर उसके बगल वाली कॉपी में, वहां तक बनाते जाओ, फिर दूसरे क्लासरूम में चले जाएंगे तब जाके खत्म होगा। हाँ, ये भी टच नहीं करता है, बिल्कुल नहीं टच करेगा। चाहे 1/r हो, चाहे 1/r² है, चाहे 1/r³ हो, आर इनफाइनाइट पे टच करेगा तो इनफाइनाइट हम कहाँ मान सकते हैं। इसका मतलब हम टच कहीं नहीं करा सकते, बस वो अप्रोच करा सकते हैं, टेंड करा सकते हैं, इसीलिए मैं टच वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, टेंड बोल रहा हूँ।
तो पिछले और इस वाले में क्या अंतर है? इस बार पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में अंदर तक चार्ज है, जहां छोड़ा वहीं रुका है, जैसे लौकी के बीज वैसे। क्योंकि अब तरबूज नहीं कह सकते ना यार, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, पूरे वॉल्यूम में लौकी के बीज की तरह जगह जगह चार्ज है। अच्छा, लौकी के बीज बायस्ड होते हैं थोड़ा ना, अंदर ज्यादा होते हैं। मैंने लौकी अभी तक काटी नहीं, मेरे दिन ठीक चल रहे हैं। हाँ, कभी कभी डर के लिए दिखा दिया जाता। तो कहाँ कहाँ? बाहर के किसी पॉइंट पे और अंदर के किसी पॉइंट पे, इन दो जगहों पे हम फील्ड की बात करने वाले हैं। एट पी आउटसाइड और एट एम इनसाइड। अच्छा, इसमें चार्ज देने का तरीका क्या हो सकता है? क्या ये एक लेंथ ऑब्जेक्ट है तो लेमडा कूलम पर मीटर ऐसे चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक लेंथ ऑब्जेक्ट है? और क्या ये एक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट भी है? ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है, इसके पूरे अंदर तक चार्ज है, तो यार इसका चार्ज रो कूलम पर मीटर क्यूब, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इस तरीके से भी चार्ज दिया जा सकता है, रो और लेमडा। तो यार फैशन तो लेमडा में ही है, बट हम दोनों तरीकों से फॉर्मूला निकालेंगे, और अब तुम्हें ही सोचना है कि लेमडा और रो में रिलेशन क्या होगा। मैं क्यों बताऊं यार, बताया तो है वहां पर। ठीक है, एज ऑलवेज कम बता के ज्यादा की उम्मीद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम भी तुमसे यही उम्मीद करता है। और मदद करूं? कितने लोगों का हो गया है? इनसाइड। इसको सिग्मा के टर्म में, रो के टर्म में और लिखते हैं, देखते हैं अभी सही लग रहा है। ठीक, रो के टर्म में इसका फॉर्मूला और बना ले यार, फिर वही काम। यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर कैसे आ सकता है? भाई फॉर्मेट ही बदल जाएगा। कुछ कुछ कमी है, देखो जरा कहाँ कमी है। दूसरे लुक में आंसर, हाँ उसमें यार कैपिटल आर। हाँ, हाँ तो रिप्लेस करके मुझे बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म, हो ही नहीं सकता ना, प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी, लुक बदलने से प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी बदल जाए। यस। तुम्हारा आर ऊपर आया है, तुम्हारा आर नीचे आ रहा है। नहीं यार, ऊपर ही होना चाहिए भाई, जैसा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में था ना, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर ग्राफ वाइज होता है। हाँ, देखो जरा कहाँ गलती करी है यार। अभी मैं अंदर के लिए पूछ रहा हूँ, बाहर के लिए तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। ये अंदर ही वाला है भाई, क्यों बता रहे हो? बाहर का डिस्कशन, अरे यार बाहर का तो वही है, हर बार वही है। हाँ, बाहर का तो हर बार वही है, बाहर का सही है, अंदर का और लिखे। हाँ, तो अब क्यों आराम कर रहे हो, करो आगे।
क्या गुड, ये हो गया, ये भी करते जाओ यार। ठीक, ये बाहर का है और अंदर का, ठीक, देखते अभी मिला लें यार। लगभग पैटर्न मैं देख रहा हूँ तो ज्यादातर लोग सही दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ यार यहाँ ग्राफ भी बना देना है, ई वर्सेस आर, जिसका हो गया है वो ई वर्सेस आर ग्राफ इसी के नीचे बना दे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कैपिटल आर तक का डिस्कशन अलग नेचर का होगा और उसके बाद का डिस्कशन अलग नेचर का होगा। तो यार बाहर का डिस्कशन हर बार की तरह क्यों होगा, पर यूनिट लेंथ का लेमडा तो एल लेंथ का लेमडा एल, तो ई का आंसर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, और यार नीचे आएगा, ये सबका आ जाना चाहिए, है ना। अब लुक बदलना है तो वहां से डिसीजन लेते हैं, ये मैंने बताया नहीं अभी। मैं यहाँ पे कुछ एल लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ जिसका चार्ज दो तरीकों से लिखेंगे। यार ये स्टेप बिल्कुल फिक्स कर लें, पता नहीं कब हमें कन्वर्जन करना पड़ जाए। बात क्लियर है। पता जरा क्यों हम दो तरीके से लिख रहे हैं। अगर लेमडा कूलम पर मीटर है तो एल लेंथ का चार्ज लेमडा एल होगा। अगर इसके पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो है तो वी वॉल्यूम का रो भी होगा। तो वॉल्यूम कितना, इतनी लंबाई में वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर में आर ये पूरा वाला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, छोटा वाला आर नहीं, वो तो जनरल आर था, ये उस पूरे सिलेंडर का आर है। एल से एल कट जाएगा, लेमडा की जगह हम रो इंटू पाई आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। क्लियर भाई। तो बता यार, अगर मैं यहाँ रो इंटू पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, पाई पाई का हिसाब किताब हो जाएगा, ऐसा लुक आएगा। ये लुक फैशन में नहीं चल रहा है तो कल को शायद ये फैशन बन जाए। हाँ और क्या, या किसी और फॉर्मूले में ये कन्वर्जन हमें करना पड़ जाए तो ये आना तो चाहिए ही। कल को कोई तुमसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि एक सिलेंडर के लिए लेमडा और रो में क्या रिलेशन होगा, क्या ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है क्या? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, और छोटा सा बल्कि कम टाइम का क्वेश्चन है तो समझ लो नीट के लिए वो फेवरेट बन रहा है। यहाँ सिग्मा और लेमडा में रिलेशन पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। बात क्लियर है। तो अगर इन साइड के लिए हम फिर से वही स्टेप करें यार, ई इंटू 2 पाई आर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें सोचना है क्यू इन। यार इस बार एम से होता हुआ हम एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे ऐसा, और इस सिलेंडर के लिए हमें ये गॉस लॉ लगाना है। तो हमने ई इंटू 2 पाई आर फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख दिया है। क्यू इन सोचना है, इसके अंदर का चार्ज सोचना है, इस नीले वाले सिलेंडर के अंदर का चार्ज क्यू इन, क्यू इन वो होगा रो इंटू उसका वॉल्यूम, नहीं, और उसका वॉल्यूम। यार क्या ये एम जनरल आर रेडियस पे है या पर्टिकुलर कैपिटल आर पे है? जनरल आर पे है तो वॉल्यूम भी उसी के अंदर लेना है, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। ये बात ध्यान देने की, सॉरी सॉरी, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। यार बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हमें क्यू इन की जगह रखना है। अच्छा यहाँ ना लेमडा काम नहीं आता है, यहाँ रो में ही आंसर पहले निकलेगा, फिर तुम चाहो तो उसको कन्वर्ट करके लेमडा के लुक में ला दो, है ना। तो ये आर से आर गया, पाई पाई का हिसाब किताब हो गया। हाँ एक एल यहाँ और आएगा तो एल से एल भी खत्म हो जाएगा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यार ये याद रखना बड़ा आसान है, हमने पहले जब सॉलिड स्फीयर का पढ़ा था तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, तो इसका क्या है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखने लायक आंसर आया है, याद रख सकते हैं। हाँ कन्वर्जन करना हो तो रो की जगह मैं क्या लिख दूं, रो की जगह लेमडा बाई पाई आर स्क्वायर,
अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर, तो ये आएगा लैम्डा स्मॉल आर डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो ये एक नया लुक आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ कितने लोगों ने बना लिया? इसका इंतजार है यार, अब करूं? यार अंदर का डिसीजन यहां से सरफेस के अंदर तक का, और बाहर का डिसीजन वहां से, पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो यार अंदर के लिए क्या बताओ, y इक्वल टू mx वाला रिलेशन है, तो ऐसा लाइन बनेगा बढ़ता हुआ, और उसके बाद r इनवर्स में है तो कम होता हुआ, ये टच नहीं करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, है ना, टच किसी में भी नहीं करेगा। क्या आता है इसका आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो यार ये लार्ज शीट है, ये मैंने, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फाड़ के आधा रखा हूं, इसके ऊपर भी कुछ है, इसके बाहर भी है, अंदर भी है, मतलब ये नेवर एंडिंग शीट है, और ऐसी शीट नहीं होती है। तो फिर डिस्कशन क्या होता है कि कोई भी शीट हो, उसके जब बहुत करीब का डिस्कशन करोगे तो उसके लिए वो नेवर एंडिंग सोची जा सकती है, यानी शीट फाइनाइट होगी, उसके बहुत करीब का डिस्कशन होगा, तो ये फॉर्मूला जो हम निकालने वाले हैं वो काम करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट कैसे हो सकती है, और होती तो हमें दिखती है ना, अरे यहाँ कहीं से पास करती दिखती है हमको। तो अब क्या है कि इस शीट के लिए हमें गॉस लॉ लगाना है, तो हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जिसके लिए बराबर फील्ड हम महसूस करें। तो यार ये सरफेस अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, महसूस करें, क्योंकि लार्ज है तो ये अपने से दूर हटाएगी, हर टेस्ट चार्ज को दूर हटाएगी, तो ये फील्ड लाइंस लगभग पैरेलल होंगी थोड़ी बहुत डिस्टेंस तक, यानी बहुत दूर ना जाएं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कुछ इस तरीके से हर जगह ये फील्ड लाइंस पैरेलल ऐसे निकलेंगी, नहीं सरफेस से दूर हटाने की तरफ, है ना। अगर मैं इसको साइड वाइज देखूं तो तुम इसको लाइन चार्ज मत समझना, पता है ना, ये शीट है, मैं ऐसे अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूं, तो यार इसको मैं किसी भी ऐसे बॉक्स से बंद कर दूं, किसी भी बॉक्स से, इसका शेप मैटर नहीं करता, हम यहां से भी दूरी और यहां से भी दूरी बराबर ले रहे हैं, ऐसा कोई भी डब्बा चलेगा। अब तुम यार सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा डब्बा सोच सकते हो कि हमने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया है जिसने एक सर्कुलर पोर्शन के चार्ज को अपने अंदर कंटेन किया है, ठीक है। मैं कह रहा हूं यार कि सिलेंड्रिकल ना हो, कि किसी ट्राइंगुलर शेप का भी डब्बा होता, यहां से ट्राइंगुलर होता, बस दूरी बराबर होती तो भी चल जाता, क्यों? क्योंकि इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में
0 डिग्री का एंगल है ना। अब यार डब्बा है तो उसके 3 पोर्शन है, एक आगे वाला ढक्कन, पीछे वाला ढक्कन और कर्ड सरफेस, है ना। तो बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स किससे टकरा रहा है? आगे वाले से। और पीछे वाले से, उससे भी टकराएगा यार। फील्ड लाइंस राइट निकलेंगी तो फील्ड लाइंस, चार्ज से दूर हटाने वाला नेचर, तो फील्ड लाइंस दोनों तरफ होंगी, इससे टकराएंगी इससे टकराएंगी। और डब्बे की सरफेस से यार, क्योंकि लाइंस ऐसे निकल रही है तो उसको छूती हुई निकल सकती है मगर उसको टकरा नहीं सकती है। यानी अगर मैं 3 सेक्शन फाई 1, फाई 2 और फाई 3 बोलूंगा तो क्या 0 होगा? यानी सरफेस, कर्ड सरफेस से फ्लक्स नहीं टकराएगा, इससे टकराएगा उससे टकराएगा। तो हमारी गॉसियन सरफेस बन गई है। और अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। इसके लिए, इस बॉक्स के लिए, तो यार इस बॉक्स के लिए हमने पूरे फ्लक्स को 3 सेक्शन में सोचा है ना। इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, ये पूरा हम गॉस लॉ हर बार की तरह लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे बता यार फाई 1 में क्या लिखूं? अगर मैंने इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई मन में सोचा है तो फाई 1 होगा ई ए कॉस 0, नहीं फाई 2 भी उतना ही होगा। अरे फाई 1 जितना है, क्या बताओ यहाँ भी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को मैंने पिछली क्लास में बताया है कि हमेशा बाहर की तरफ ही लिया जाएगा। यानी इस डब्बे पे एरिया वेक्टर इधर है बाहर की तरफ, और इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर है बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर पॉजिटिव हमेशा बाहर की तरफ लिया जाता है। तो यहाँ भी यार ई ए कॉस 0 और वहां भी ई ए कॉस 0, तो डबल हो गया, ये दोनों सेम होंगे। और फाई 3 कितना है? 0। क्यू इन बताओ मैं क्या लिखूं? पहले तो बताएं इसका चार्ज, क्योंकि ये सरफेस ऑब्जेक्ट है तो चार्ज किस में दिया जाएगा, है ना। पर मीटर स्क्वायर का चार्ज सिग्मा है। तो बताओ यार कितने एरिया को मैंने बंद किया है। अगर इसका एरिया तुमने ए माना है, इसका एरिया ए माना है, तो जितने चार्ज को तुमने बंद किया है उसका एरिया भी क्या होगा? ए ही होगा। तो हमें कितना लिखना चाहिए? सिग्मा ए। बात क्लियर है? ये देखो जरा, 2 का आंसर है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। ए कट जाएगा तो ई का आंसर कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? नोट कर ले। तो यार इससे पहले वाली शीट मैंने 2 तरीके से बोली थी कि वो नॉन कंडक्टिंग है ना, या ऐसे समझ लो कि उसकी एक लेयर है। हमने एक लेयर चार्ज की बिछा दी तो वो एक ही बनी रह सकती है इसमें, नॉन कंडक्टिंग में। लेकिन यार यहां हम एक लेयर बिछा दें तो वो एक लेयर रह ही नहीं सकती है। चार्ज इक्वेट होने की कोशिश करेगा
और क्योंकि अगल बगल दो सरफेस है तो दोनों में जाएगा। तुम कहोगे सर वहां भी तो दो सरफेस थी, वहां हमने दोनों सरफेस में चार्ज ही नहीं दिया था, हमने एक लेयर बस क्रिएट करी थी और वही लेयर है। बिल्कुल कर सकते थे, वहां भी हम दो लेयर बना सकते थे, इधर भी एक चार्ज की लेयर इधर भी लेयर, तो डबल इफेक्ट हो जाता, नहीं हो जाता यार? क्या दो एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट के दोनों तरफ चार्ज नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसका ई भी निकलवाया जा सकता है, ऑब्वियसली उससे डबल आंसर आता। मगर अपने मन से हम इसको मानेंगे नहीं जब तक कोई लिख ना दे कि इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के दोनों तरफ चार्ज है। और कंडक्टिंग में चाहे दे या ना दे, हम अपने मन से मानेंगे कि अगर चार्ज होगा तो दोनों तरफ होगा। बात समझ रहे हैं? चार्ज हमेशा आपस के रिपल्शन की वजह से दूर ठहरना चाहता है, तो यार कंडक्टर कितना भी पतला क्यों ना हो यार, 1 mm या माइक्रो mm का भी है तो उसके बीच में हजारों एटम की विड्थ होती है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि बस एक ही लेयर बिछेगी, एक लेयर इधर आएगी और एक लेयर, यानी अब दो लेयर ऑटोमेटिकली आना है। बात समझ रहा है? अगर मैं उसका साइड व्यू दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि यार एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर है, बीच में क्योंकि ये कंडक्टर है तो बीच में फील्ड क्या होगी? जीरो। तुम्हें पता होना चाहिए यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती, और हो भी कैसे सकती है यार? इस शीट का असर और उस शीट का असर एक दूसरे को खत्म कर देगा। बिल्कुल। और ये भी तुम कारण दे सकते हो चार्ज के दोनों तरफ होने का। अगर चार्ज दोनों तरफ ना होता तो क्या फील्ड ना आ जाती? और फील्ड आना तो संभव ही नहीं है, किसी कंडक्टर के अंदर फील्ड आना संभव नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि चार्ज दोनों तरफ आए। बात में रह, ये इसलिए भी जरूरी है कि फील्ड ना आए, चार्ज अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यार अब मैं पूछूं कि किसी पी पॉइंट में फील्ड कितनी होगी, तो यार मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई डेरिवेशन दिखाने की जरूरत है। यार एक बताओ, इस लेयर की वजह से ई होगा तो ये लेयर भी ई देगी, तो यार ई और ई 2e हो गया, यानी कितना हो गया? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना डेरिवेशन की क्यों जरूरत है? जब एक लेयर की वजह से निकाल चुके हैं तो दो लेयर की वजह से उसका डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे कि सब लोग करते हैं सर, आप नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैं बता देता हूँ। ठीक है यार, मैं फिर से एक डब्बा मानता हूं ऐसा, ठीक है, जिसका ए एरिया है, जिसने ए एरिया के चार्ज को बंद कर रखा है ना? तो यार इस डब्बे के लिए हम क्या लगाते हैं? गॉस लॉ लगाते हैं। 3 φ1 φ2 φ3 3 बार क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे वहां लगाया था वैसे यहां लगाएंगे। नहीं यार, यहाँ वाले फ्लक्स को φ1 बोलते हैं, यहाँ वाले को φ2 और कर्ड φ3। क्या लगता है, क्या लगता है किन से टकराएगा? इससे नहीं टकराएगा। अरे भाई इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, साइड वाले को नहीं टकराएगा, छू के निकल जाएगा। बिल्कुल। तो φ1 कितना होगा? φ1 होगा e इंटू ए कॉस जीरो, φ2 कितना होगा? e इंटू ए कॉस जीरो, φ3 कितना होगा? जीरो। और क्यू इन कितना होगा? बता इस डब्बे के अंदर कितना चार्ज बंद है? हाँ यार देखो यार, इस डब्बे के अंदर इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो सिग्मा इंटू ए एक तरफ का और सिग्मा इंटू ए दूसरी तरफ का, तो डबल हो जाएगा। फिर यही अंतर है पिछले और इस वाले डिस्कशन में। तो क्या यहाँ से 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आया है, ए से ए खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ई का आंसर कितना आ गया? सिग्मा बाई। बात क्लियर है? तो कोई कहेगा सर हमने देखा है कि कुछ लोग आधा डब्बा बनाते हैं, देखा है यार किसी ने? हाँ यस, ऐसा ऐसा डब्बा बना के लोग बात कर लेते हैं। ये जरूरी क्यों हम पूरा डब्बा क्यों माने? हम ऐसे मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, है ना? तो क्या ऐसा डब्बा मानोगे तो फिर फील्ड भी एक ही जगह होगी, तो लेफ्ट साइड में 2EA नहीं आएगा, EA आएगा, और बंद भी सिग्मा ए को ही करेगा, तो भी आंसर चाहे जैसे समझ लो यार, आंसर वही आएगा। लेकिन हर तरह से सर्टिफाइड होना जरूरी है
ताकि ये ना लगे कि हम यहाँ पक्षपाती हो गए हैं, बस उसी तरीके से निकाल ली है। ऐसा नहीं, हम कैसे भी सोचेंगे आंसर अलग नहीं आएगा, बल्कि मैं एक और जनरल बात करने वाला हूँ, अगर ये बात समझ आ गई है। यार ये एनी कंडक्टर, ऐसा एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है जिसकी सरफेस में सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। तो पहली बात तो यह है कि सिग्मा सब जगह एक जैसा नहीं होता। जहां कॉर्नर होता है वहां सिग्मा ज्यादा होता है, जहां प्लेन होता है वहां सिग्मा, यानी यहां मैं कह सकता हूं सिग्मा 2 सिग्मा 1 से ज्यादा होगा। लेकिन एक फैक्ट है कि सरफेस के बहुत करीब अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके जाए तो उसका नेचर दूर भगाने वाला होता है। नहीं यार, कहा, वेरी नियर टू द सरफेस। अगर हम नियर टू द सरफेस बात करें और डब्बा अपना छोटा ही सा बनाए, तो क्या ये डब्बे का बिहेवियर और ये डब्बे का बिहेवियर सेम नजर आ रहा है कि नहीं? देखो यार, एक तरफ फील्ड नहीं है और एक तरफ फील्ड है, तो यार इन दोनों डब्बों के लिए मैं लिख सकता हूं ई ए इक्वल टू उस जगह का सिग्मा इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आएगा, उस जगह का सिग्मा अपॉन, है ना, ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर दैट पॉइंट। नियर दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट, जहां हमें फील्ड की बात करना है। सिग्मा सब जगह का एक जैसा नहीं होगा, लेकिन जहां जितना सिग्मा होगा उसके करीब फील्ड का यही फॉर्मूला होगा। यानी अब ये फॉर्मूला केवल शीट के लिए नहीं है, बल्कि हर कंडक्टर के लिए है। बात समझ में आ रही है यार? हर कंडक्टर के लिए है, लेकिन हर कंडक्टर में सिग्मा एक जैसा नहीं होता है। और ये फॉर्मूला क्या बहुत दूर के लिए काम करेगा? अरे तो बहुत दूर के लिए तो इसके लिए भी काम नहीं करता है, बहुत करीब के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। बात क्लियर है भाई लोग? तो यार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने तरह की पूछी जाती है, फैशन में चल रही है, हम लोगों ने कवर कर ली है। अब हम गॉस लॉ की मदद से एक और काम करते हैं, कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, है ना। कंडक्टर कंडक्टर की कैविटी का डिस्कशन वगैरह वगैरह। तो क्या मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कंडक्टर प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए? नहीं? चलो तो मैं केमिस्ट्री वाले सर को भेजूं? माय गॉड, मतलब पूरा 1.5 घंटा मुझे ठगा ठगा सा लग रहा है, इतना उत्साह केमिस्ट्री के लिए है, और मेरे भागने का तुम लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक्चुअली फिजिक्स थोड़ा सा मतलब ज्यादा देर के बाद हैवी लगने लगता है, और ऊपर से आज मैंने तुम लोगों से ज्यादा करा लिया है, केमिस्ट्री वाले सर शायद इतना नहीं कराते, तो और थका थका सा लग रहा होगा, है ना? ऐसे ही है? ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो कैसी बात? तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर प्रॉपर्टीज। तो नए लोगों को इनविटेशन है कि वो अंदर वाली रंग बिरंगी क्लास में आए और क्लास की रौनक बढ़ाएं। बाहर तुम लोगों ने समोसे खरीद लिए हैं, वो भी खाएं, यह भी खाएं। इससे फायदा यह है कि हाँ, यहाँ फ्री के समोसे भी खाएं, ये खराब नहीं होंगे। हाँ, बाहर अगर टाइम मिसमैच्ड है तो दोनों जगह पढ़ लो, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। वहां भी पढ़ो, जो टॉपिक वहां पढ़ो वो यहाँ मत पढ़ो, जो यहाँ पढ़ो। तो ये कर सकते हो यार, अगर उससे क्या फिजिक्स का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो जिन लोगों का यही टॉपिक चल रहा है तो डिसाइड कर ले कहाँ पढ़ना है। जिनका टॉपिक मिसमैच है तो यहाँ ये पढ़ लें। बात समझ रहे हैं? तो कितने लोग नए लोग में अगली बार आने वाले हैं? एनीवन? यार एक लोग तो हाथ उठा दो यार। हाँ, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तब आएंगे, चलो। और बाकी लोग कुछ बोले? जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? यार भैया मैं यहाँ पे इसीलिए आया था एक्चुअली, तो ये बाद वाला प्रोग्राम तो इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में कौन आएगा? सेमीकंडक्टर, अच्छा सेमीकंडक्टर बाहर वाले नहीं पढ़ा रहे क्या? दूसरे समोसे वाले? हाँ।
सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे यार, यकीन मानो सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट में इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब कि नेवर बिफोर टाइप। तो कितने लोग आने वाले हैं सेमीकंडक्टर में? चलो टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लें। और कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें परेशान करता है? एक पता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने इनको पढ़ाया है। ज्यादातर कोचिंग में ये कहा जाता है कि इसको बाद में पढ़ाएंगे, और वो बात फिर नहीं आता। मैं बता दूं, कुछ जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, परमानेंट मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, अक्सर कोचिंग वाले कहते हैं ये तो टॉपिक आसान है, इसको बाद में कर लेंगे, ऐसे डरते हुए। फिर बात कभी नहीं आता है। और टॉपिक बताऊं, और टॉपिक बताऊं जो अक्सर लोग स्किप करते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कितने लोगों ने कोचिंग में पढ़ा है? तो मतलब बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है, उन्होंने ये सुना होगा कि चलो बाद में करेंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम पढ़ सकते हो, अगर उस दुकान में ना मिले तो इस दुकान में सही। ठीक है। और किस टॉपिक की सख्त डिमांड है जो तुम्हें लगता है कि ये एक ही टॉपिक बार बार? सेमी कंडक्टर हो गया ना यार, वो पढ़ाएंगे। वेव ऑप्टिक्स, यानी यंग्स वाला और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आना यार, जब शुरू होगा तुम्हें पता चलता जाएगा, इन लोगों से पूछ लिया करना। आना यार, एक आध लोग अगली क्लास में भी आए तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।